नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम एम्पायर में। मैं मार्ज एत्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा राजस्थान की। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि यूपीएससी मेंस की जो मेरी डायरी है उसी से मैंने जो शॉर्ट नोट बना रखे थे वो आपके साथ लेके आया हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज आपको मैं शॉर्ट में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ इकोनॉमिक सर्वे कि कैसे कैसे क्या क्या घटित होता है, कौन कौन से फैक्ट हैं जरूरी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, अब इकोनॉमिक सर्वे के बिना पेपर बनना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ न कुछ फैक्ट इधर उधर से डालता ही है, चाहे वो फिर कोई सा भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या सीईटी हो, पटवारी हो, वीडियो हो, आरएस हो, और अभी तो ईओ और आरओ की जो वैकेंसी आई है उसमें तो प्रॉपरली मेंशन कर रखा है ये कि बस जो कृषि सेक्टर है उसको अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। 10-20 मिनट में हम कृषि सेक्टर को पूरा निपटारा करने वाले हैं एकदम से। तो हम बात करने वाले हैं आज कृषि गणना दोस्तों। कृषि सेक्टर का क्या जीडीपी ग्रोथ रहा, क्या उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किसका कितना है, उससे पहले जाने से पहले हम गणना की बात करेंगे कि 2010-11 में जो गणना हुई, उसके बाद 2014-15 में जो गणना हुई, उनमें जोतों का आकार और क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आजकल वो डायरेक्ट कथन वाले की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा कृषि का, एग्रीकल्चर का, वो नहीं पूछता है दोस्तों। कथन देता है, आप सबको पता है कि 2015 में जोतों की संख्या ये थी, अभी ये है, ऐसा कुछ देता है, आप सबको पता है दोस्तों। अब बात करते हैं जोतों की संख्या। हम कृषि गणना 2010-11 और 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ साफ दे रखा है, इसीलिए पढ़ाना पड़ रहा है दोस्तों। तो जोतों की संख्या जो है वो 2011 में थी, वो 69 लाख। अब देखना धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिली है वो टूटेगी, अलग अलग होंगे तो जोतों की संख्या भी बढ़ेगी। जो दो भाई थे पहले शामिल रहते थे, अब अलग अलग हो गए तो जोतों की संख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए 5 साल बाद जब वापस गणना हुई तो जोतों की संख्या जो है वो 76.55 लाख, ये जोतों की संख्या बढ़ के होगी दोस्तों। तो इसमें वृद्धि हुई तो ये पूछता है कि 2010-11 जो कृषि जनगणना है और 2014-15-16 है, उसमें कृषि जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वो डाटा दे देगा आपको 11.14 दोस्तों। ये प्रतिशत वृद्धि हुई दोस्तों, 11.14% वृद्धि हुई दोस्तों जोतों की संख्या में। देखिए मतलब जोतों की संख्या का बढ़ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जनसंख्या का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना। अब पॉपुलेशन हमारी 20% 21% की दर से बढ़ रही है, हालांकि उतनी दर से ये तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जोतों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जोतों की संख्या से मतलब है खेतों की संख्या, कि खेतों का बंटवारा हो रहा है, छोटे छोटे खेत हो जा रहे हैं। अब आप देखिए ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे खेतों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हम आगे बात करते हैं फिर। अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। ये तो हमने संख्या की बात करी कि संख्या में बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल होती है जनसंख्या के साथ। अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्षेत्रफल भी बढ़ेगा? नहीं यार, वो कहावत है ना कि जमीन तो बत्ती रही, जमीन थोड़ा घटा बढ़ेली, लेकिन लोग बढ़ते जाते हैं तो जमीन कम होती, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। तो क्षेत्रफल जो था 211 लाख हेक्टेयर था 2010-11 में, वो जो है घटकर 208 लाख हेक्टेयर हो गया दोस्तों। 208, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, वरना मैं लिख दे रहा हूँ, ये 211 लाख हेक्टेयर तो आप समझते ही हैं। अब आप कहोगे सर ये घट क्यों गया? भाई घटेगा ही ना, क्योंकि जब खेत डिवाइड होता है तो बीच में मेड़ डाली जाती है, दीवारें खींची जाती है। आपको पता है ना, दो भाइयों के बीच दीवारें खींची जाती है, तो जो दीवार जो जमीन ऑक्यूपाई करती है उसकी वजह से ये जो कमी आ रही है 3 लाख हेक्टेयर की, वो उसकी वजह से है दोस्तों। तो कमी कितनी हुई क्षेत्रफल में तो कमी होगी, लेकिन संख्या में वृद्धि होगी। ये डाटा ये बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब जनसंख्या से, अब जोतों की संख्या तो जनसंख्या से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जोतों की संख्या बढ़ेगी। और जमीन तो बढ़नी नहीं है, वो कोई बदल थोड़ा ही जमीन, तो वो उतनी रहनी है, तो मेड़ पटकेंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, सीधा सा बात है। अब आगे चलते हैं। औसत आकार, ये फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का दोस्तों, आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो औसत आकार है वो जो 2010-11 में थी वो 3.07 हेक्टेयर थी, जो घटेगी ना, वो घटकर 2.73, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.73 हेक्टेयर ये हो गई है अब की बार। मतलब इस आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जो जनगणना है, कृषि गणना है 2015-16 के अनुसार, उसमें जो राजस्थान का जो हेक्टेयर औसत जो क्षेत्रफल है, औसत आकार है, वो
73 हेक्टेयर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लेना, नींद में भी कोई आपको उठा के पूछे तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं सीमांत जोत। अब बात करते हैं कि आपको पता है खेत अलग अलग साइज के होते हैं, तो कोई 1 बीघे का होता है, कोई 5 बीघे का होता है, कोई 15 बीघे का होता है, और जिसको दादी जी को ज़्यादा जमीन छोड़ गई वो ज़्यादा पाती आई जाए, और जी को कम तो कम। तो जैसे सीमांत जोत है, तो सीमांत जोत का मतलब है 1 हेक्टेयर से कम दोस्तों, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम अगर किसी के ज़मीन है तो वो सीमांत किसान कहलाता है, वो सीमांत जोत कहलाती है। उनकी संख्या है 40%। फिर आता है लघु, मतलब उससे थोड़ा बड़ा, तो मतलब 1 से 2 के बीच जिसके पास ज़मीन है ना, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, वो लघु है, उनकी संख्या 22% है 100 में से। अर्ध मध्यम है वो है 2 से 4, तो वो अर्ध मध्यम है, उनकी संख्या 18% है। आप देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो विनोद, जैसे जैसे खेत का आकार बढ़ता जा रहा है उनकी संख्या घटती जा रही है। देखिए यहाँ पे, तो रटना नहीं है दोस्तों, देखिए आप इनका लिंक देखिए। फिर मध्यम है, मध्यम मतलब 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जिसके पास जमीन है उनकी संख्या 14% है। और बड़े मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जिसके पास है वो बड़े किसान कहलाते हैं, और उनकी संख्या तो मात्र 4.69% है दोस्तों। 4.69% बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है दोस्तों। तो अब देखिए, जैसे जैसे ज़मीन का आकार बढ़ता चला जाएगा जोत धारकों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो अब आपको रटना ही नहीं है, ऐसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि अब जो संख्या है, ये ग्राफ दोस्तों याद रखिए, ये क्षेत्रफल में हम दोनों में देखते हैं। तो संख्या में है ना, ये 4 सीमांत, लघु, अर्ध और मध्यम, इनमें तो वृद्धि होगी 4 में तो। और जो बड़े हैं, अब बड़े तो अगर परिवार अलग अलग होंगे तो बड़े खेत टूटेंगे, तो बड़ों की संख्या में कमी आई है और इनमें वृद्धि है। जब बड़े टूटेंगे तो छोटे तो बनेंगे ही ना, तो इन चारों में तो वृद्धि हुई है और बड़े में कमी आई है। समझ रहे हो, मतलब जी दादी के 100 बीघा जमीन, जी बीघा 4 बेटा अलग अलग हो गया तो 25-25 बीघा का टुकड़ा हो गया ना। लेकिन तो वो 100 बीघा को कौन रही हो, मतलब वो टुकड़ों तो कम हो गयो, लेकिन कमैन ऐड हो गया तो 4 में तो वृद्धि होगी और एक कमैन कमी होगी बढ़ाड़ा कम संख्या में। लेकिन क्षेत्रफल में मामला थोड़ा गंभीर है। क्षेत्रफल में क्या है, वृद्धि। क्षेत्रफल मतलब इन 3 में तो सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम में तो 4 हेक्टेयर तक तो वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद इन 2 में कमी हुई है दोस्तों। तो ये याद रखना, बड़े में तो दोनों में कमी हुई है, क्षेत्रफल में भी और संख्या में भी, और ये जो मध्यम है उसमें वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब जो और जरूरी इस फाइल में जो फैक्ट जरूरी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो जो इंपॉर्टेंट है, जो तो आपको नींद में उठा के पूछे तो भी 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, ये तो आपको रट लेना है दोस्तों। 3 स्टार मार लो इस पे तो, कि औसत आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है उसका कृषि जोतों का, तो वो है 2.73% हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, ये तो रट लो आप। इसके बाद जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जोतों के क्षेत्रफल में कमी हुई है क्योंकि बड़े परिवार छोटे छोटे में टूटते हैं, तो ये हो गया। और उसके बाद अब बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ये लग जाएगा यहाँ पे, बस इतना सा दोस्तों। ये पेज समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जोतों का आकार है, औसत जो हेक्टेयर क्या है। उसके बाद अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, महिला जोतों की, अब महिलाओं का पूछेगा, महिला जोतधारकों की संख्या 2011 में कितनी थी और 2015-16 में कितनी है। तो मेरे दोस्त 2000 महिला, आपको पता है महिलाओं की भागीदारी संपत्ति में बढ़ रही है, महिलाएं बढ़ चढ़कर संपत्ति लेना चाह रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बुआ जी जमीन कटा जाओ जी, आजकल बुआ जी जमीन लेवल आ गई से दोस्तों, आप सब ना पता हो जाए। तो बुआ जी जमीन लेवल आ गई, मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है एग्रीकल्चर में, कृषि टुकड़ों में, खेती में, जमीन में। तो जो 5 लाख जो कृषि जोत थी महिलाओं की, वो बढ़ के 7.75 7.75 लाख हो गई है दोस्तों। और उसमें भारी वृद्धि दोस्तों, 41% की वृद्धि, देखिए आप 41% की वृद्धि देखी गई है, बहुत भारी। ये क्वेश्चन आने वाला, ये लाइन डालेगा अधीनस्थ बोर्ड कि महिला जोतधारकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 41% भाई साहब, मतलब बुआ जी हो रही, अब भैया ने जमीन कौन कटा रही है भाई साहब। उसके बाद आता है सभी आकारों में वृद्धि। तो इसका मतलब है कि इसमें चाहे सीमांत हो, चाहे मध्यम हो, लघु हो, बड़े हो, सभी आकारों में वृद्धि हो रही है भाई साहब। मतलब सारी बुआ जी हो रही जमीन बंटवारी जाए, चाहे वह बड़ा ग्रह की हो चाहे छोटा ग्रह की हो, तो सभी आकारों में वृद्धि हुई है दोस्तों। इसके बाद आता है जो क्षेत्रफल है, वो 13 लाख हेक्टेयर था महिलाओं के नाम, वो बढ़ के 16 लाख हेक्टेयर हो गया दोस्तों, 16.55 लाख हेक्टेयर। तो इसमें भी 24% की वृद्धि हुई दोस्तों, 24.44% की वृद्धि हुई है।
देखिए भाई साहब, संख्या में 41% की वृद्धि और क्षेत्रफल में 24% की वृद्धि। यहाँ क्या था, संख्या में तो वृद्धि हुई थी 11% की और क्षेत्रफल में 1% की ही वृद्धि थी, लेकिन यहाँ पे भाई साहब क्षेत्रफल में 24% की वृद्धि है। मतलब महिलाएं अब संपत्ति में अपना हक ले रही है, दादा की जमीन छोड़ रहा हूँ। उसके बाद है, अब आते हैं वर्षा दोस्तों। राजस्थान में वर्षा क्या हुआ, 17% ज़्यादा हुई थी दोस्तों लास्ट ईयर 2021 में, 17% वर्षा ज़्यादा हुई थी। उसके बाद भी देखिए किस्मत, हमारे राजस्थान में 16% पैदावार कम हुई। मतलब बारिश 17% ज़्यादा हुई, लेकिन 16% जो है पैदावार कम हुई दोस्तों। पैदावार कम हुई, बारिश ज़्यादा हुई दोस्तों, दोनों का अपोजिट संबंध है। जितनी ज़्यादा बारिश हुई उतनी ही कम पैदावार है, इसका मतलब फसल गल गई भाई साहब। और गलने से मुझे वो था, स्टूडेंट था, उसने कमेंट किया कि सर जो कंप्यूटर निर्देशक वाला पेपर है उसमें मेरा हुआ नहीं, तो मेरा मन करता है मैं 4थे फ्लोर से कूद जाऊं, सुसाइड कर लूँ ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे पापा क्या करते हैं, कि किसान है। मैंने कहा फिर तूने अपने पापा से क्या सीखा, उनसे पूछ जाके, वो एक ही फसल में 4 बार बीज डाल के आते हैं, एक बार उगती नहीं है, एक बार गल जाती है, एक बार उगल जाती है, तो उनसे क्या सीखा फिर तूने। मैंने कहा तुम्हारी जमीन कितनी है, कि बोलता है 30 बीघा जमीन है, और बोलता है फिर 2.5 बीघा बेरा को जाओ भी है। अब बताओ 30 बीघा दादो छोड़ के 2.5 बीघा बेरा जाओ, मैं कि बेटी का मरगा तन 4था फ्लोर कूदबा की जरूरत को नहीं, तन ट्रैक्टर की सीट पर कूदबा की जरूरत है, तारा छोरा छोरे की भी टेंशन लेने की जरूरत कौन, तारा 2.5 बीघा बेरा को जाओ। तो मतलब ऐसे क्या, मतलब क्या सीखा फिर हमने घर वालों से। तो बात है कि सुसाइड किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ज़िंदगी में एक बंद होता है द्वार तो दूसरा खुलता है। तो दोस्तों ये है कम हुई है पैदावार। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक की बात करते हैं दोस्तों। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें जो इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत बड़ी है लेकिन जो सबको याद नहीं करना दोस्तों, 5 फैक्ट है जिनको याद करना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कई बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्थिर क्या है और प्रचलित क्या है दोस्तों। तो स्थिर कीमतों पे तो एक आधार वर्ष ले रखा है, वो 2011-12 है, और प्रचलित कीमत वो होती है जो आज चल रही है दोस्तों। अब इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए कि 2011-12 में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने गए थे, वो 50 रुपए की कॉफ़ी पी के आए थे, उसको ले लिया इन्होंने 2011-12 में, लेकिन वो कॉफ़ी आज 10 साल बाद वो कॉफ़ी 150 रुपये की मिलती है। तो जो आज वो 150 रुपये की हो गई ना, वो मान के जो चलता है ना, वो प्रचलित कीमतों पर है दोस्तों। तो जो आज जो कटवाएगा वो 150 का कटवाएगा, उस दिन वो 50 का कटवा के आया था। तो प्रचलित कीमतें मतलब आज की करंट कीमतें जो है, और स्थिर मतलब 10 साल पुरानी को आधार मान के कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है, तो बात इसलिए हमेशा ये याद रखना, स्थिर कीमतों पर हमेशा कोई भी चीज़ कम होती है, प्रचलित कीमतों पर ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया वर्ल्ड वाइड GDP है जो 5वें नंबर पर आती है, लेकिन प्रचलित कीमतों पर हम अमेरिका और चाइना के बाद 3रे नंबर पर आते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित कीमतों पर बहुत कुछ घटित हो रहा है। आज हम किसी को भी खरीद सकते हैं भाई साहब। 3रे नंबर पे आते हैं PPP मोड में दोस्तों, परचेसिंग पावर पेरिटी में हम 3rd नंबर पे हैं। तो अब बात आती है 73,000 है, तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है 73,000 है, और प्रचलित कीमतों पर जो है वो 11 लाख, वो 7,33,000 है, ये 11,96,000 है दोस्तों। तो ये है, ये भी नहीं रटो तो आप सकल वृद्धि दर याद रखना जो प्रचलित। अब देखिए स्थिर कीमतों पर 11% है, स्थिर पे 11% है, लेकिन प्रचलित पे बढ़ जाएगी, इसका मतलब 11 से 18 हो जाएगी। तो ये 18%, 18.04% ये पूछ सकता है, और स्थिर कीमतों पर 11.04%। तो अगले वाला 0 पॉइंट तो दोनों में सेम है, तो 11 और 18 आपको याद रखना है, 11 और 18 ये याद रखना है आपको। तो ये GDP विकास दर है। उसके बाद दोस्तों आता है कृषि का क्या है, तो कृषि का यहाँ पे आता है 28% 2021-22 में, देखिएगा। फिर उसके तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का ना, उसके बाद आता है इंडस्ट्री का, उसके बाद एग्रीकल्चर। तो लेकिन ये सेंटर का दोस्तों, सेंटर में क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेंटर में है ना सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद इंडस्ट्री का है, फिर कृषि का है। लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा दोस्तों लोचा है, इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्विस का है, सेकंड पे एग्रीकल्चर आ जाता है दोस्तों। आपको पता है राजस्थान कृषि प्रधान देश है, राजस्थान में इंडस्ट्रीज कम है, तो रटने की जरूरत नहीं है।
राजस्थान कृषि प्रधान देश है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद एग्रीकल्चर का है, उसके बाद इंडस्ट्री का है। ये याद रखना दोस्तों, यही पूछा जाता है। लोग गच्चा खा जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिया लेवल का पढ़ते हैं तो हम इंडस्ट्री को सेकंड पर रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री थर्ड पे है दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप सीधा सीधा 28% एग्रीकल्चर का है, 44% सर्विस का है और 26% जो है वो है इंडस्ट्री का। इसके बाद वही प्रचलित पे दे दिया, तो प्रचलित पे ये बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा एग्रीकल्चर का, 45 हो जाएगा इसका, ये याद रख लेना। पर 45 है सर्विस का और 24.67 ये घट जाता है दोस्तों प्रचलित पे, क्योंकि इंडस्ट्री आपको पता है कोरोना के कारण राजस्थान में थोड़ी ठप हो गई थी तो घट गया था दोस्तों, तो ग्रोथ रेट इसकी नेगेटिव रही दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप। इसके बाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय कि हम प्रति व्यक्ति आय कैसे नापते हैं, जो राज्य का टोटल इनकम है उसको राज्य के पूरे लोगों से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जाती है। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय जो स्थिर कीमतों पर थी वो 81,231 रुपये थी, वो बढ़ करके प्रचलित मूल्यों पर दोस्तों वो हो गई है 1,35,218। मतलब हर एक बार राजस्थानी के पास 1,35,000 रुपये हैं। भाई साहब है कि नहीं आप देख लीजिएगा, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 रुपये औसतन है दोस्तों, ये एवरेज है। तो ये है। हालांकि पिछले साल 74,000 और 1,15,000 थी, तो वो 1,15,000 से बढ़ के 1,35,000 हो गई है। तो ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा। पहले 74,000 स्थिर पे थी, अभी स्थिर पे 81,000 हो गई है। पहले तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा दोस्तों, तो ज़्यादा ये 1,35,000 याद रखिएगा, ये प्रचलित पे ये पूछा जाएगा 1,35,218 रुपये, 1,35,218 रुपये ये पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर स्थिर 2011 मूल्यों पर जिग ये कभी घटता बढ़ता रहता है। तो लास्ट टाइम ये घटा था और ये बढ़ के अब 11% हो गया स्थिर कीमतों पर। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर कितना है 18.04% प्रचलित पे, मतलब वर्तमान कीमतों पर। इसके बाद ये वही वापस दे रखा है इन्होंने कृषि का और उद्योग का, सेवाओं का, लेकिन तुलना कर रखी है 2011-12 से दोस्तों 2021-22 में। अब ये तुलना दे रखी है ना इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? जैसे कि कृषि का दोस्तों जो था 2011-12 में कृषि का है, कृषि का 28% था, वो बढ़ के 30% हो गया। उद्योग का 32% था, भाई साहब 24 हो गया, घट गया। बस ये क्वेश्चन बन गया। जो घट गया या बढ़ गया, जो एक्सेप्शनल है, अपवाद है, वो क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब पूछेगा कि 2010-11 की तुलना में 2020-21 में उद्योग क्षेत्र का जो जीडीपी में रेशियो है वो बढ़ गया है या घट गया है। तो भाई साहब घट गया है। तो केवल उद्योग का ही घट रहा है दोस्तों, बाकी सर्विस का और एग्रीकल्चर का बढ़ रहा है। देखिए ये 38 था सर्विस का और ये बढ़ के कितना हो गया 45 हो गया, 45.10। तो एग्रीकल्चर का और सर्विस का, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का प्लस सर्विस सेक्टर का तो बढ़ रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। और इंडस्ट्री जो है उसका घट रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं समझा रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है इंडस्ट्री हमारे कम है तो घट रहा है वो। और एग्रीकल्चर दिनों दिन लोग नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई नई सब्सिडी सरकार दे रही है तो बहुत भाग रहे हैं, तो ये भी है। अब दोस्तों आता है प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विकरण। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में एक साफ एक चार्ट डाला गया है, एक टेबल डाली गई है जो कहती है कि इसमें राजस्थान उत्पादन में प्रथम पे है, इसमें सेकंड पे, इसमें थर्ड पे है। तो दोस्तों अगर टेबल डाली है तो इसको रटना ही पड़ेगा। तो ये रटना है दोस्तों। तो इसमें देखिए बाजरा में राजस्थान प्रथम है, प्रथम किस में है? राई और सरसों में राजस्थान प्रथम है, पोषक अनाज में प्रथम है, कुल तिलहन में दोस्तों, तिलहन मतलब जिनका तेल निकलता है, और तेल तो आजकल जीएसटी निकाल ही रहा है सबका। कुल दलहन में भी मतलब चने और मूंग भी हमारे ज़्यादा होते हैं दोस्तों, उसमें भी हम फर्स्ट पे हैं। और चना मूंग तो सब वाकिफ हो, तो चना भी आ गया, देखो राजस्थान पहले पे है। उसके बाद गवार जो है, गवार तो राजस्थान में बढ़िया बढ़िया, आपको पता है गवार लोगों की तो कमी नहीं है राजस्थान में, तो गवार तो सबसे ज़्यादा भी उत्पादन होता है, देश में भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गवार का। अब आता है मूंगफली दोस्तों, मूंगफली आपको पता है जो फॉर्च्यून तेल है वो बनाती है कंपनी गौतम अडानी की, और गौतम अडानी आते हैं गुजरात से, मोदी जी के खासम खास आपको पता ही है। तो मूंगफली में गुजरात पहले पे आ जाएगा दोस्तों। तो रटने की जरूरत नहीं है ना, अब मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, मतलब लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। गौतम अडानी फॉर्च्यून तिलहन का तेल बनाते हैं, फॉर्च्यून तो आप सब खाते ही होंगे, अच्छा तेल आता है वो, तो कहने को अच्छा होता है बाकी तो आप सबको पता ही है।
तो ये मूंगफली में गुजरात पहले पे है। और सोयाबीन आप सबको पता है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश पहले पे आ जाता है। तो मूंगफली और सोयाबीन को छोड़ दे तो बाकी टेबल में सब में राजस्थान पहले पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब ढूंढते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड पे कहाँ में राजस्थान, मूंगफली में भाई साहब। अब गुजरात से हम लगते हैं बॉर्डर स्टेट, तो गुजरात से हमारी बॉर्डर लगती है, तो कुछ कुछ असर मूंगफली हमारे यहाँ भी होती है, और मूंगफली होती है तो तिलहन में हम भी दूसरे पे आ गए दोस्तों। तो तिलहन में, मूंगफली में दूसरे पे दोस्तों। इसके बाद आती है तृतीय पे, हम थर्ड स्थान पे दोस्तों। थर्ड में हमारा नाम है क्या, हाँ भाई साहब, सोयाबीन। देखिए आप, मतलब गुजरात से हम मूंगफली साझा करते हैं, तो सेकंड रैंक पे आ गया। और सोयाबीन जो है वो थर्ड पे आ गया मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये परसेंटेज है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, स्थान पूछेगा, जरूर पूछेगा। ये टेबल रट लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मूंगफली गौतम अडानी गुजरात फर्स्ट पे है, और सोयाबीन मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है। उसके अलावा सारे इस टेबल में हम फर्स्ट पे हैं, और फर्स्ट वाला ही पूछेगा, तो बस ये होगा काम। इसके बाद आता है भू उपयोग सांख्यिकी 90। हाँ, ये भाई साहब अगर ये पेपर में ना डाले ना, तो पेपर लियो बल्ली हो जाए, बात यान की जगह है देख। तो एक मान गाइए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये पूछता है परसेंटेज, किस काम के लिए कितना क्षेत्र यूज किया जाता है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब ये इतना पर क्षेत्र भाई साहब, जो ग्रीन ग्रीन हो रही है ना, मतलब बड़ा तो पैदा हो वही होगा 6, तो पता है 52.58% है ये। तो बस अब दोस्तों आ गया, ये चार पढ़ लेना। पहले पे है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, जो फर्स्ट रैंक पे है 52.58, ये पूछेगा 52.58। दूसरे पे जो है बंजर भूमि है भाई साहब, अब पैदा कर ली तो बंजर खाली ज्यादा जमी पड़ी है, तो बंजर कितनी है 10.84, 10.84 दोस्तों, 84% है वो बंजर है। उसके बाद ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, नहीं ये आती है वानिकी, तो बंजर है। उसके बाद जो बची हमने वो 8.08% है, वो क्या है, वानिकी, मतलब हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसमें, जंगल है, ठीक है। और जो चौथा है दोस्तों, ऊसर तथा कृषि योग्य में भी जो चौथे स्थान पे आएगा वो ऊसर आएगा। और ऊसर जमीन कितनी है दोस्तों, तो ऊसर जमीन का परसेंटेज है 6.92, 6.92 ये परसेंट। ये चार तो आपको रटने ही रटने हैं। और जो सबसे कम वाला है वृक्ष या झुंड तथा बाग, ये ब्लैक वाला है 0.08, ये भी छोड़ो आप। 4.54 ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये आता है कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि में दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और इसका एक ट्रिक छोटा सा मैंने छोटा सा बनाया, टुच्चा सा, शुभवास। अब शुभ मतलब वो अच्छा वाला शुभ है, तो यहाँ पे आता नहीं है, तो शुभवास वो ही पड़ेगा। शुभवास हो रहा है यहाँ पे, मतलब जमीन में शुभवास हो रहा है। तो शु मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ब मतलब बंजर भूमि है, वा मतलब वानिकी है, और श मतलब जो है वो है ऊसर दोस्तों, ऊसर। श से ऊसर लगाइएगा आप, है ना। तो अगर थोड़ा सा शुभवास अगर याद रह जाए तो ठीक है, वरना तो आपको रटना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये तो 5 स्टार लगा लो दोस्तों, इसमें तो 5 स्टार मैं कहता हूँ 5। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ अब बात आती है दोस्तों कि किसका सबसे ज़्यादा, मतलब जो पशुपालन है उसमें तो दोस्तों इस पे आने से पहले हम बात करते हैं कि जो कृषि है उसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं दोस्तों। तो एक तो कृषि आता है दोस्तों, आपको पता है। एक आता है पशुपालन, एक आता है वानिकी, और चौथा आता है मत्स्य। ये 4 क्षेत्र आते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, ये चारों आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब बात आती है कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इन चारों में से किसका योगदान ज़्यादा है। तो आप कोई भी मैं आपको पूछूंगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इस पे कि इनमें से चारों में से किसका योगदान ज़्यादा हो सकता है। कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य। आप कहोगे सर कृषि का ज़्यादा होगा, दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई नहीं पढ़ेगा दोस्तों ऐसे, क्योंकि यहाँ पे लोग गच्चा खा जाते हैं कृषि की, यार इतना बड़ा सेक्टर है, कृषि के पीछे सारी जनता कृषि कर रही है, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि कर रही है, तो कृषि का योगदान ज़्यादा होगा। दोस्तों नहीं है, यहाँ पे पशुपालन का ज़्यादा है। फर्स्ट पे ये आएगा पशुपालन, सेकंड पे आएगा कृषि, सेकंड पे जो पैदावार होती है, थर्ड पे आएगा वानिकी, थर्ड पे, और फोर्थ पे आएगा मत्स्य। आपको पता है थर्ड फोर्थ तो आप कर दोगे, लेकिन इन दो में कंफ्यूज होगा, तो ये गांठ बांध लेना आज से कि कृषि का पशुपालन से कम है।
पशुपालन हर घर में मिलेगा आपको। कृषि किसी किसी के मिलती है, आप सबको पता है, 2-2.5 बीघा भी न मिले, लेकिन भैंस गाय जरूर मिल जाओली, भैंस टेंगरो जरूर मिल जाए घर में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जो ज़्यादा प्यार हो जाता, जो ज़्यादा स्किप हो जाता तो सहा नहीं जाता। दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है, और जो घंटा है साइड में उसको दबा के ऑन कर दिएगा दोस्तों। घंटा दबाना ना भूले दोस्तों, वरना कट जाएगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद आगे नहीं चलेंगे। हाँ, तो अब दोस्तों बात आती है कि जो पशुपालन है उसमें भी किसका योगदान ज़्यादा है, तो ये पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो दूध का होगा, ये पारा दूध भरा पड़ा है दोस्तों, आप देखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों पोल्ट्री, अन्य का आता है, लेकिन उसके पोल्ट्री और मांस का आता है सेकंड पे, ये वाला आपको पता है, ये वाला ग्रीन वाला। और थर्ड पे आता है अंडे जिसको आप आमलेट खाते होंगे, तो ये 0.6% आता है। तो सबसे लास्ट में अंडे आते हैं, सबसे पहले दूध आता है। तो ये तो याद रह ही जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला है नहीं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां दोस्तों। अब ये जो टेबल है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं मत जाइएगा, 2-5 मिनट और रुक जाइएगा, ये आपको मैं अभी याद करवा दूंगा। तो कृषि, तो यहाँ पे ये दे रखा है अर्थव्यवस्था में योगदान दोस्तों फसल क्षेत्र का। दोस्तों देखिए, अब मैं जो बता रहा था ना किसका ज्यादा है, तो फसल का दोस्तों 12.61% है, जबकि पशुपालन का 13.34% है। मैं कह रहा था ना कि ज्यादा है पशुपालन का, देख लीजिए आप आंकड़े। अगर प्रचलित पर भी देखें तो इसका 13.89 है, तो इसका 13.98 है। फर्क तो इतू सा है, लेकिन फर्क है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा वो आपका सिलेक्शन होना और ना होने के बीच एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जहाँ पे माइनर गलतियां होती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपवादी अक्सर पूछे जाते हैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे 13.98, ये 13.86। तो पशुपालन का योगदान ज्यादा है, फर्स्ट पे है, ये सेकेंड पे होगा दोस्तों। बाकी तो वानिकी और मत्स्य आप सबको पता है, थर्ड और फोर्थ पे आ जाएगा। इसके बाद राजस्थान का वर्ष 2019-20 में शीर्ष फसल उत्पादन के रूप में योगदान। तो दोस्तों अब मैंने बताया था अभी कि ग्वार का उत्पादन राजस्थान में भरे पड़े हैं, ग्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बाजरे का स्थान आता है दोस्तों। तो राई और सरसों का थोड़ा सा फर्क है, 46.28 है, यहाँ पे 45.56 है, तो 1% का फर्क है। तो राई और सरसों दोबारा में आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा। पहला गवार है, गवार भरे पड़े राजस्थान में, फिर राई और सरसों है, फिर बाजरा है, तीसरे पे बाजरा आ जाएगा दोस्तों। फिर चने का, आप तो अब चने से तो आप वाकिफ है, चना आ जाता है। फिर तिलहन है और फिर दलहन है। तो दलहन जो है दाल और मूंग, जो मूंग की दाल है मसूर की है, वो सबसे लास्ट में आता है। तिलहन में अब थोड़ा ही फर्क है, कुल तिलहन 20% है, और कुल जो दलहन है, दलहन कहाँ गया भाई, दलहन 19.41, ठीक है, ये था। और गवार 78%। तो ये पूछा जा सकता है गवार, सबसे ज़्यादा वो पूछेगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो बाजरा दे देगा, सरसों दे देगा, गवार दे देगा। लोग बाजरा मार के आते हैं, अक्सर सरसों मार देते हैं, लेकिन गवार का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और कृषि सांख्यिकी जो है भारत सरकार मंत्रालय की डाटा है, तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको करवाया है। इसका आगे का सेक्शन जो योजनाएं हैं, जो सहकारिता है, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों अब सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक सर्वे के अलावा भी किस पे बनाया जाए, जिस पे थोड़ा ऐसे आसान भाषा में लिंक करके आपसे चीज़ों को पढ़ाया जा सके, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए।